हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जब से राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जी ने डॉक्टर आंबेडकर जी के लिए अपमानजनक बातें कही हैं, भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। आज बृहस्पतिवार को यह देखा गया कि नीली टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी जी और नीले कलर की साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी जी संसद में जोरदार धरना दे रहे थे, जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। वहां भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों को रोका, जिसमें बीजेपी के एक बुजुर्ग अवस्था के सांसद घायल हो गए हैं, सीढ़ी पर गिर गए, कहीं घायल हो गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। राहुल गांधी और खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं, यानी अब बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने अपमानजनक बयान दिया है उस पर प्रदर्शन करने की बजाय बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोप के बचाव में आ गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। दूसरी तरफ कल लखनऊ में कांग्रेस उत्तर प्रदेश इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें गोरखपुर से आए एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। किसका? भाजपा का। किस बात के लिए? अमित शाह जी द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया गया उसके लिए। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोस्तों, मेरी जानकारी में यह इनकी अब तक की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या हो सकता है कि सबसे लंबी चली 2-4 कॉन्फ्रेंस में से एक हो। लगभग 50 मिनट से अधिक समय तक मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो भी एक तरफा संवाद किया है। अगर पूरे आयोजन प्रयोजन को जोड़ें जिसमें इन्होंने बोला है तो 1 घंटे से अधिक का है। इसमें मायावती जी ने अमित शाह से डॉक्टर आंबेडकर के अपमानजनक टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि भाजपा मौका मिलते ही बाबा साहब का अपमान करने से नहीं चूकती। गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब के अपमान के लिए माफी मांगे। लेकिन मायावती जी ने जो दूसरी बात कही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि आज जो बाबा साहब का रत्ती भर अपमान समाज नहीं बर्दाश्त कर रहा है, इसके पीछे बसपा का वर्षों का प्रयास है। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जब कभी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, तब नोएडा से लगाए बलिया तक लखनऊ में बहुत बड़े बड़े स्मारक जो बनाए गए हैं, उन स्मारकों में जो बाबा साहब की मूर्ति है, जो माई रमाबाई की मूर्ति है, इनकी वजह से इस समाज में चेतना जागृत हुई है। और अब उस समाज का वोट कहीं कट न जाए, इसलिए ही हर पार्टी आंबेडकर 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 कहती है। समझिएगा, यानी अमित शाह जो कह रहे थे कि आजकल फैशन बन गया है आंबेडकर 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 कहना, तो मायावती जी कह रही हैं कि क्योंकि दलित समाज में चेतना आ गई है और वह बाबा साहब के सिवाय किसी और को अपना नहीं मानता, इसलिए दलितों का वोट लेने की लालच भरी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर तरह तरह के नकली आडंबर करती हैं, दिखावे करती हैं। और ऐसे में मायावती जी ने दलित समाज को खास करके कहा है कि दलित समाज कांग्रेस से दूर रहे, समाजवादी पार्टी से दूर रहे। इन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि कभी भी कांग्रेस की तरफ मत जाना, तो इसलिए दलित समाज को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जब कभी ये सत्ता में आई और बाबा साहब के लिए स्मारक बनाई, मूर्ति बनाई, पार्क बनाई, तो उसका समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। इन्होंने याद दिलाया है कि जब इन्होंने अपने शासनकाल में लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया था, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो उसे तोड़ेंगे। यानी कि मायावती जी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित समाज के लोगों को आगाह कर रही हैं कि जो बाबा साहब के नाम पर कमीज पहन करके, साड़ी पहन करके, झंडा लेकर के, बैनर लेकर के
बाबा साहब की इज्जत बचाने के लिए सड़क पर आतुर दिख रहे हैं, वास्तव में ये बड़े चतुर लोग हैं। ये तुम्हें बाबा साहब के नाम पर केवल दिखाएंगे, भुलवाएंगे और तुम्हारा वोट लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगे। ये मायावती जी कहना चाहती हैं। दोस्तों, अब मेरा अपना मूल्यांकन है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब यह माना गया था कि बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाकर यदि सत्ता में आती है और 400 के आसपास सीटें पा जाती है तो संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन कर देगी कि संविधान का सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। और ऐसे में विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, संविधान बचाओ, यानी संविधान बचाओ का एक मुद्दा बना। ऐसे में जब आह्वान किया गया कि हर कोई उस पार्टी या गठबंधन को वोट दे जिसे वो संविधान बचाने में सक्षम समझ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मायावती जी की पार्टी के समर्थक, खासकर दलित समाज के लोग ही अपनी पार्टी यानी अपनी पसंद की पार्टी को छोड़ करके दूसरे ऐसे गठबंधन को वोट दे दिए जिसे वे शायद ही कभी वोट देते। यानी कि बहुजन समाज के समर्थक जो हैं उनके लिए सबसे एक नंबर पर बाबा साहब और संविधान है, दूसरे नंबर पर पार्टी होती है। और इसी बात का फर्क मायावती जी समझा रही हैं कि क्योंकि आपके दिल में संविधान और बाबा साहब हैं तो ये पार्टियां आपको संविधान और बाबा साहब दिखा करके आपका वोट लेना चाहती हैं। कौन सी पार्टियां? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ये कह रही हैं कि जब बसपा ने दलित समाज में चेतना भर दी, बाबा साहब का महत्व समझा दिया, बाबा साहब की जगह जगह मूर्तियां लगवा दी, तब ये लोग आपके वोट लेने के लिए इस तरह से आयोजन कर रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि कांग्रेस की सरकार इतने दिनों में कितनी योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चलाई हैं। यानी कि यदि मायावती जी की बात सुनी जाए तो इनके सवाल बड़े दमदार हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करती थी तो एक लोहियावादी होती थी, एक अंबेडकरवादी होती थी। ये जब से इंडिया गठबंधन बना तब से अंबेडकर लोहियावादी कहा जा रहा है। और उसी समय से दलितों के साथ अपने को जोड़ने के लिए ओबीसी की मार्शल कौमें अपने को शूद्र कह करके साथ जुड़ रही हैं, जबकि कहीं भी मनुस्मृति के अनुसार वे शूद्र नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। पशुपालक और कृषि करने वाले वैश्य हैं, वैश्य हैं, वैश्य हैं। मनुस्मृति में जो शूद्र है वो अछूत है, अछूत है, अछूत है। जो अछूत नहीं है वो मनुस्मृति के अनुसार शूद्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। मायावती जी इसी तरफ ध्यान दिला रही हैं कि ये जो अपने आप को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है कोई समाज, जबकि इससे पहले अपने को ऊपर दिखाता था, राजा दिखाता था, यह दलितों के साथ मेल जोल के लिए नहीं है बल्कि उनका वोट पाने के लिए है, जिससे कि उनके नेता को हटाकर उनका वोट ले लिया जाए। दोस्तों, मायावती जी की इस बात से मैं सहमत हूं और इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है, चाहे आप में से कोई सहमत हो या न हो, जब से यह देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस ने सत्ता संभाली, जिसमें सत्ता मुख्यतः ब्राह्मणों या सवर्णों के हाथ में रही। कहीं कहीं ओबीसी समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, अन्यथा वास्तव में सत्ता जो शीर्ष नेतृत्व था प्रदेश में या देश में ब्राह्मणों के हाथ में था। उनका जो विरोध करने वाली पार्टियां थीं उसमें ओबीसी समाज के लोग थे, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के ब्राह्मण भी थे। लेकिन जैसे इस 89 के बाद से कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ, एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष पूरे भारत में चाहे भाजपा आए या गैर कांग्रेसी कोई सरकार आए, कहीं भी दलित नेतृत्व को मौका नहीं मिला, हर जगह ओबीसी नेतृत्व को मौका मिला। बिहार राज्य में जहां न कांग्रेस आई न भाजपा आई बल्कि ये दोनों ही साफ रहीं, वहां भी केवल ओबीसी समाज के लोग ही नेता बनकर रहे। दोस्तों, मायावती जी की बात को नकारा नहीं जा सकता जो यह कह रही हैं कि क्योंकि बसपा को सत्ता में आने का मौका मिला इसलिए ही बाबा साहब की पहचान के लिए तमाम प्रतीक, पार्क और परिसर बनाए गए। बात तो सही है। बिहार राज्य में 1989 से कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं है। वहां राजद से लालू प्रसाद यादव जी जो ओबीसी समाज से आते हैं और जेडीयू से नीतीश कुमार जी ये भी ओबीसी समाज से आते हैं कि लगातार सत्ता है।
35 वर्षों से वहां इन्हीं दो लोगों का शासन है। आप बताइए वहां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कितने स्मारक बने, वहां के पार्टियों की रैलियों में बाबा साहब की कितनी तस्वीरें दिखाई देती हैं। यानी मायावती जी की इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि बाबा साहब और संविधान को मानने वाले दलित समाज को जो इतना राजनीतिक महत्व मिल रहा है, इसके पीछे बसपा का बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्यथा आप बताइए दोस्तों कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, या कि फिर आप बताइए गुजरात हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, चुनावी रैलियों में बाबा साहब की जितनी तस्वीरें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई देती हैं, क्या ये जिन प्रदेशों का नाम मैंने लिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या यहां कहीं बाबा साहब की इतनी तस्वीरें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? और इन्हीं दो प्रदेशों में क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर राजनीति की है, सत्ता में रही है, और महाराष्ट्र में चूंकि बाबा साहब स्वयं वहां राजनीति करते थे, उन्होंने अपनी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, उसका सारा चुनावी क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र था। और अपने अंतिम समय में जो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी, जिसकी स्थापना से पहले बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, उस पार्टी का गठन महाराष्ट्र में हुआ और उस पार्टी का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाली 10 में से 9 पार्टियां महाराष्ट्र में हैं। इसलिए ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन दो ही जगहों पर आप बाबा साहब के फोटो, तस्वीर लगे झंडे, बैनर और इतना प्रभाव देखते हैं, शेष कहीं नहीं देखते हैं। इसलिए मायावती जी की इस बात को मानना पड़ेगा कि जब कभी किसी पार्टी का नेतृत्व किसी दलित समाज के व्यक्ति के हाथ में होता है, एससी समाज के व्यक्ति के हाथ में होता है, बाबा साहब को मानने वाले समाज के व्यक्ति के हाथ में होता है, तब वहां बाबा साहब के विचारों के अनुसार सरकार चलाई जाती है और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए उनके प्रतीक चिन्ह और परिसर बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, और इससे वहां के समाज में चेतना आती है। इस बात को जब मैं बारीकी से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब दलित नेतृत्व की जरूरत है। भाई, आजादी के बाद से अगर हम संविधान लागू करने के बाद से बात करें तो सन 50 से 90 तक सवर्ण समाज की सत्ता रही और 90 से अब तक ओबीसी समाज की सत्ता है। अब क्यों न सत्ता का नेतृत्व दलित समाज के नेताओं के हाथ में सौंपा जाए, और ये ऐसे दलित नेता हों जिनकी अपनी खुद की पहचान हो, जो किसी के बनाने से न बने हों, कि किसी ने बना दिया तो वो बने हुए हैं। जैसे जीतन राम मांझी जी, बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन क्या सत्ता की वास्तविक पावर उनके हाथ में थी? जी नहीं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आतिशी को उन्होंने बना रखा है, लेकिन क्या आतिशी के पास पावर है? नहीं। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? केजरीवाल जी के हाथ में है। जैसे कांग्रेस ने खड़गे जी को अध्यक्ष बना रखा है, तो क्या पार्टी पर वास्तविक नियंत्रण खड़गे जी का है? क्या पार्टी के लोग वास्तव में खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में वास्तव में अपना नेता मानते हैं? जी नहीं, नहीं मानते हैं। मैं ऐसे नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी समझ से यह दलित नेतृत्व वाली पार्टियां नहीं है। बाबा साहब के विचारों को यदि आगे ले जाना है तो ऐसे दलित व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व दिया जाना चाहिए जो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला हो। और ऐसे में मायावती जी ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं तो दोस्तों सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी तक राजनीतिक न्याय भी नहीं हो पाया है एससी एसटी समुदाय के साथ। देश की आज़ादी के 75 साल बाद यही एससी एसटी समाज सन 90 में ओबीसी समाज के पीछे खड़ा हुआ, तो वह सवर्ण समाज को सत्ता से हटाकर सत्ता में आ गया। लेकिन सवर्ण समाज के लोग भले मायावती जी को समर्थन देकर के 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाए, कभी भी ओबीसी समाज की कोई पार्टी या कोई बड़ा नेता अपने आप से आकर के नहीं कहता कि नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए। इसलिए अब समय आ गया है कि किसी ऐसी दलित नेता के हाथ में देश की सत्ता देने की बात की जाए जो न केवल अंबेडकरवादी हो
बल्कि उसके नेतृत्व में जितने भी लोग, चाहे वो दलित हों, गैर दलित हों, ओबीसी हों, सवर्ण हों, माइनॉरिटी के लोग हों, जो लोग हों, वो जब उस पार्टी से जुड़े तो उनके लिए अंबेडकरवादी होना पहली शर्त लगाई जाए, जिससे कि देश में अंबेडकरवाद को और मजबूत किया जा सके, संविधान को जमीन तक उतारा जा सके, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।